हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस सी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय पोलिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में किसने बताया था? पोलिंग साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसके कुछ पॉइंट्स अपन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ए suitable number of vacant orbitals must be present in central atom or central ion for the formation of coordinate bond with ligands. That is, the number of empty orbitals is equal to the coordination number of metal atom. यानी ध्यान रखिए, जैसा कि अपने को पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, लिगेंड अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को या सेंट्रल आयन को देता है। अब लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब जैसा कि अपने को पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एक लिगेंड यदि अटैक कर रहा है सेंट्रल एटम पे, तो एक लिगेंड को एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। यदि मान लो सेंट्रल एटम पे कितने लिगेंड अटैक कर रहे हैं? 4 लिगेंड अटैक कर रहे हैं, तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल आपको चाहिए? सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए कितने? 4। जैसे ये हो गया, या एक ये एस हो गया। 6 लिगेंड मान लो अटैक कर रहे हैं, तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए? 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ऐसे तो ये ध्यान रखें, suitable number of vacant orbitals must be present in the center atom or ion for the formation of coordinate bond with ligands. यानी जितने लिगेंड अटैक करते हैं सेंट्रल एटम, तो ऐसे ही अपन देख सकते हैं जैसे Ml6 यानी मेटल पे 6 लिगेंड अटैक कर रहे हैं, तो लिगेंड को कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। यानी मेटल पे यदि 4 लिगेंड अटैक कर रहे हैं, तो सेंट्रल एटम के पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। सेंट्रल एटम पे यदि 6 लिगेंड अटैक करते हैं, तो सेंट्रल एटम के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब आगे आप ध्यान रखें नेक्स्ट पॉइंट, the atomic orbitals s, p or d of the metal ion hybridize to form hybridized orbital. These hybrid orbital now overlap with the ligand orbital to form strong chemical bond. यानी सेंट्रल एटम के जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि एस पी, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, ध्यान रखें। तो सेंट्रल एटम की जो वैकेंट ऑर्बिटल है आपस में क्या होंगे? आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, यानी कंबाइन हो जाएंगे। जैसे एस पी के साथ कंबाइन हुआ और एक डी के साथ कंबाइन हुआ, 2 टी के साथ कंबाइन हुआ, और क्या बना रहा है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहा है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर कौन डोनेट करता है? लिगेंड। यानी ध्यान रखिए, सेंट्रल एटम की जो एस पी और डी ऑर्बिटल है वो आपस में हाइब्रिड होंगे, यानी कंबाइन होंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर कौन डोनेट कर देगा? लिगेंड। यानी लिगेंड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ध्यान रखें। ऐसी नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, if the d orbitals involved in hybridization are inner n-1 d orbitals, then this type of complex is known as low spin complex. Or if the d orbitals involved in the hybridization are outer nd, then this type of complex is known as high spin complex. इसमें ध्यान रखें, जैसे कोई सेंट्रल एटम मेरे पास है, जैसे कि आयरन है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो ये मैंने लिख दिया, आयरन के ऑर्बिटल्स लिख दिए 3d, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान रखें। ऐसे ये 4s हो गया, 3d 4s 4p। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इनर ऑर्बिटल का मतलब है अंदर की साइड वाले डी ऑर्बिटल, यानी 3d। हाइब्रिडाइजेशन में यदि अंदर वाले डी ऑर्बिटल यानी ये 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। n-1d का मतलब जैसे आउटर मोस्ट कौन सा है यहाँ पे? 4 है, यानी n की वैल्यू 4 है, तो n-1 क्या हो गया? 3d हो गया, यानी 4 में से 1 आप लेस करें तो 3d आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में यदि अंदर वाले डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप बोलेंगे इनर ऑर्बिटल। और यदि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या? जैसे 4s 4p, और 4p के बाद कौन आता है? 4d भी आता है। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में आउटर और डी ऑर्बिटल यानी कि एन की वैल्यू 4 थी, तो आउटर ऑर्बिटल यानी कि 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? ध्यान रखिए, पूछा भी जाता है क्वेश्चन। इफ इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इनर डी ऑर्बिटल्स का मतलब है n-1d, और n-1 का आप ध्यान रख सकते हैं मतलब 3d होंगे। और आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, आउटर डी का मतलब कौन से होंगे? आउटर मोस्ट डी, जैसे 4s 4p
4s 4p के बाद कौन आता है 4d, तो ये आउटर डी ऑर्बिटल हो गई। तो आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हुए अपन बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आगे ध्यान रखें अगला पॉइंट, इज अ कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि हाइब्रिडाइजेशन आपने शो कर दिया और हाइब्रिडाइजेशन के बाद यदि कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी जो ऑर्बिटल्स आपके होते हैं इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट यानी सारी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड, ऐसे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखें, ये 2 पॉइंट आप स्पेशली ध्यान रखें। पैरामैग्नेटिक कब होंगे, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। ऐसे ही ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो जब अंदर वाले डी ऑर्बिटल यानी n-1d ऑर्बिटल काम आते हैं तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आउटर डी ऑर्बिटल यानी कि nd ऑर्बिटल काम आए तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वीबीटी नहीं मानती वैसे, लेकिन इस पॉइंट की हेल्प से अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इस पॉइंट के बिना अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं सकते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ध्यान दें, इफ अटैकिंग लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, यानी सेंट्रल एटम पे जो लिगेंड अटैक करता है वो लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। मतलब क्या है, जैसे मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे आपके पास ये, और अटैक करने वाला लिगेंड कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। लिगेंड जैसे अटैक करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड, ऐसे एग्री हो जाएंगे। लेकिन अटैकिंग लिगेंड कैसा हो, वीक फील्ड। अटैकिंग लिगेंड यदि वीक फील्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो ये ध्यान रखें, इफ अटैकिंग लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, यानी सेंटर एटम पे जो लिगेंड अटैक करता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। वाइल इफ अटैकिंग लिगेंड इज वीक फील्ड, अटैकिंग लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड है, तो कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे यदि अटैकिंग लिगेंड वीक फील्ड है। और अटैकिंग लिगेंड यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कुछ एग्जांपल आपको बताने, जैसे कार्बोनिल होता है, साइनाइड CN-, NO2-, नाइट्री2N, इथाइलिन डाइमीन, HCN-, NH3। वीक फील्ड कौन से हो जाएंगे, H2O, ऑक्जेलेटो, OH-, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये कौन से हो जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड। अब ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड आप कैसे आइडेंटिफाई करें, इसकी ट्रिक आपको बता देते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कब होगा, जब लिगेंड में डोनर एटम कौन सा हो, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर फास्फोरस। डोनर एटम कौन से हो, ध्यान रखिए, नाइट्रोजन, कार्बन या फास्फोरस, तो वो लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड। जैसे कि NH3 डोनर एटम N होता है, कार्बोनिल डोनर एटम कौन होता है, कार्बन। NCS-, यहाँ डोनर एटम कौन है, N है, ध्यान रखें। तो डोनर एटम N है इसलिए कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। यदि डोनर एटम में यहाँ पे S अपन मानते हैं, बाइडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड है, सॉरी ध्यान रखें, NCS- क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड होता है, डोनर एटम N भी होता है और S भी होता है। तो जब यहाँ डोनर एटम N है तो ये किस में काउंट होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में। ऐसी CN-, ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है, तो जब इसमें डोनर एटम C हो तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऐसे वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, जिसमें डोनर एटम कौन से हो, हेलोजन हो, ऑक्सीजन हो और सल्फर हो। जैसे अपन बता सकते हैं F-, Cl-, Br-, OH-, HCN-, ध्यान रखिए। HCN- में डोनर एटम जब S है तो क्या होगा, वीक फील्ड, और N होता तो किस में चला जाता, स्ट्रॉन्ग फील्ड में चला जाता है। ऐसे ही ऑक्जेलेटो, तो ऑक्जेलेटो में अपन देखते हैं डोनर एटम कौन होता है, O होता है, तो ये किस में आएगा, वीक फील्ड लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डोनर एटम कौन से होंगे, नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस, और रिमेनिंग कौन से हो जाएंगे, वीक फील्ड हो जाएंगे, जिसमें डोनर एटम हेलोजन हो, ऑक्सीजन हो और सल्फर हो, वो कैसे हो जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड। तो ध्यान रखेंगे कुछ पॉइंट्स, यानी अटैकिंग लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, और अटैकिंग लिगेंड वीक फील्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की ट्रिक्स आपको बता दी है कैसे। ऐसे ही ध्यान रखें, अब आपने 11th में भी देख रखा है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, यानी कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो, sp3, तो शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो शेप कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स की ट्रायंगुलर बाइपैरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो, D2sp3 या sp3d2, तो कॉम्प्लेक्स की शेप हो जाएगी स्क्वायर बाइपैरामिडल या ऑक्टाहेड्रल शेप में बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो कॉम्प्लेक्स में, DsP2, तो शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो VBT के जो पॉइंट्स थे वो वापस एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं। तो ध्यान रखें, जितने लिगेंड अटैक करते हैं उतने वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के पास होने चाहिए। सेंट्रल एटम पे 4 लिगेंड अटैक कर रहे हैं तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। 6 लिगेंड अटैक करे तो वैकेंट ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, सेंट्रल एटम के पास
6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, जैसे अपन देख सकते हैं 6 वैकेंट ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, और इनमें लोन पेयर कौन डोनेट कर देगा, लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा ऐसे। अब ध्यान रखिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जैसे कोई भी सेंटर एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा तो उसमें ऑर्बिटल्स है, जैसे 3d है, 4s, 4p, 4d, ये 4d हो गया। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में इनर डी ऑर्बिटल यानी ये अंदर वाले डी काम आ रहे हैं तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यदि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में आउटर ऑर्बिटल काम आते, आउटर ऑर्बिटल का मतलब जैसे 4s, 4p और 4d, यदि आउटर डी ऑर्बिटल काम आते जैसे बाहर वाले डी काम आए हैं तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यदि इन ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन मान लो प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट यानी सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, तो कैसा होता, डायमैग्नेटिक। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने वीबीटी के देखे। कल की क्लास में अपन इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो जहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो ध्यान रखें कल की क्लास में वीबीटी के कुछ एग्जांपल्स अपन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो पूरा एक्सप्लेन आपको करेंगे। थैंक यू। तो यार